तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीछे की दो क्लास में हमने कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर लिया था और आपको पीछे कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल, संप्रेषण और अंतर व्यक्तिक कौशल और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इंटरकनेक्ट करते हुए आपको समझाया था कि आपका कम्युनिकेशन संचार होता है, जो जिसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे से संचार करते हैं, जो संचार का एक माध्यम होता है। आपको संचार पूरा समझाया था। उसके बाद संचार कैसे आपका इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब कि आपकी अंतर व्यक्तिक कौशल है, जो आपकी एक दूसरे से बात करने का कौशल है, पारस्परिक कौशल है, वो आपको कैसे इंप्रूव करता है आपका कम्युनिकेशन। उसके बाद इन दोनों से मिलकर ये आपकी कैसी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की आपकी जो क्षमता होती है वो इंप्रूव होती है। तो आपको पीछे की क्लास में करवाया था। जिसने पीछे की क्लास नहीं देखी है, पीछे की क्लास को कम्युनिकेशन को जाके देखिए आप, और इस बार के एग्जाम के सीसेट के क्वेश्चन देखेंगे जब, तब आप पाएंगे कि कैसे 10 से 15 क्वेश्चन आप देखेंगे डायरेक्ट उसमें फंसेंगे। और जैसे ही आप कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर लेंगे ना, तो उसके बाद आप अच्छे से उन सवालों को कर सकेंगे। और आपको पीवाईक्यू भी साथ साथ ही कराए जा रहे हैं। अब पिछली क्लास में हमने क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लिया था। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के क्या प्रकार हैं, कम्युनिकेशन का नेचर देख लिया था, ठीक है। संचार चैनल देख लिया था, कैसे आपको प्रेषक से, सेंडर से लेके आपको रिसीवर तक का पूरा प्रोसेस बताया था। उससे तो एक क्वेश्चन कंफर्म ही आना है। उसके बाद आपकी संचार में क्या बाधाएं आती हैं, बाधाओं को कैसे दूर करें, ये आपको पीछे की क्लास में आपको समझा दिया गया था। तो आज की क्लास क्या है, आज की क्लास में हम आपके साथ इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब कि पारस्परिक कौशल करेंगे, और आपके साथ क्या करेंगे, एक टॉपिक और है आपका निर्णय क्षमता और समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टॉपिक आपका ये है, और आपका एक इंटरपर्सनल स्किल्स दूसरा टॉपिक। तो इन दोनों टॉपिक को आपको आज कंप्लीट कर देंगे, जिसके बाद से आपका ये सीसेट का ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इंटरपर्सनल स्किल्स या पारस्परिक कौशल को समझते हैं, ये क्या होता है। वैसे तो आपको पीछे की क्लास में कम्युनिकेशन में भी समझाया गया था कि पारस्परिक क्या होता है, पारस्परिक कौशल क्या होता है, संबंध बनाने की जो क्षमता होती है। तो आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति बहुत ही जल्दी संबंध बना लेता है, बहुत जल्दी रिलेशन बना लेता है, किसी से भी बॉन्डिंग बहुत जल्दी कर लेता है। द एबिलिटी दैट हेल्प पीपल कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद अदर, वह एबिलिटी, वह योग्यताएं जो लोगों को दूसरों के साथ संवाद और बातचीत करने में मदद करती है, वो क्या कहलाती है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स। हो सकता है वह व्यक्ति ज्यादा एजुकेट ना हो, ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी ना हो, लेकिन उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स यदि अच्छी है तो वो उससे जल्दी संबंध बना लेगा। ऐसे आपके कई दोस्त होते होंगे जो बहुत ही जल्दी संबंध या किसी से दोस्ती कर लेते होंगे। आप कहते होंगे कि ये क्या 2 दिन में ये लोग तो किसी से भी घुल जाते हैं, बहुत खुल के रहते हैं। तो ये क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स होती है, वह योग्यताएं जो लोगों को दूसरों के साथ संवाद और बातचीत करने में मदद करती है, ठीक है, कम्युनिकेट करने में और इंटरेक्ट करने में लोगों को मदद करती है। अब इसके क्या क्या टाइप होते हैं, देखिए इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। इसमें होता है बिल्डिंग रिलेशनशिप, संबंधों का निर्माण। इंटरपर्सनल स्किल्स के ये फीचर्स हैं, जैसे क्या है, तालमेल और विश्वास बनाए रखना, कनेक्शन अच्छे बनाना। तो ये क्या है, आपका बिल्डिंग रिलेशनशिप है, संबंधों का निर्माण है। ये किस में आता है, आपका इंटरपर्सनल स्किल्स में आता है। दूसरा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, संघर्ष का समाधान करना, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना। अब जैसे कि किन्हीं 2 पर्सन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो जिस व्यक्ति की इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होगी ना, वो क्या करेगा, संघर्ष को पहले देखेगा, उसको एक्टिवली सुनेगा, फिर उसका समाधान देगा, फिर पहले उसके संघर्ष के स्रोतों की पहचान करेगा कि पहले लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ है, वो पहले ये देखेगा, फिर उन दोनों के झगड़े को सुनेगा, एक्टिव लिसनिंग करेगा, फिर उसके बाद उन दोनों को समाधान भी बताएगा, फिर उन दोनों को दूर कर देगा। कई देखे होंगे आपके ग्रुप में भी ऐसे कई दोस्त होते होंगे जो झगड़ों को आसानी से सॉल्व कर देते होंगे। तो उनकी क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी है। क्या है, उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी है। तो क्या हुआ, बिल्डिंग रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये क्या है इंटरपर्सनल स्किल्स के, ये आपके टाइप हैं। ये उसके बाद होता है टीम वर्क, जिसमें भी ये फीचर्स होंगे, उसकी आप कहेंगे कि इंटरपर्सनल स्किल, पारस्परिक कौशल उसका अच्छा होगा, किसी से जल्दी घुल मिल जाता होगा, बातचीत करने में एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका टीम वर्क। अब टीम वर्क क्या होता है, वैल्यूइंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव, सकारात्मक टीम संस्कृति। टीम वर्क जैसे किसी ऑफिस में या किसी ग्रुप में या आपके ग्रुप में या फ्रेंड सर्कल में एक टीम वर्क होता है ना, टीम वर्क में क्या होता है, वैल्यूइंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव, मतलब कि सभी जो विविधताएं हैं उनको सुनता है, उनकी सभी की वैल्यू करता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए ग्रुप में 5 लोग हैं, 4 लोग अलग मत दे रहे हैं, 1 लोग अलग मत दे रहे हैं, तो अगर आप एक को नहीं सुनेंगे तो आप नवाचार यानी इनोवेशन नहीं सुन पाएंगे। हो सकता है इसका आइडिया कोई इनोवेट हो, किसी चीज पे बहस हो रही हो सकता है 4 एक के पक्ष में 1 अलग हो, आप कहेंगे अच्छा 4 एक में 1 इसको नहीं सुनेंगे। हो सकता है ये अलग वाला एक कोई आपको नया आइडिया, इनोवेटिव कोई आइडिया दे रहा हो। तो क्या करना, टीम वर्क में तभी सफल होंगे जब आप वैल्यूइंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव, सभी को एक साथ लेके चलेंगे।
ये इसको भी सुनेंगे। हाँ वो अच्छा दे या ना दे वो उसकी चीज है, बट हो सकता है कोई अच्छा चीज दे दे, तो उससे क्या होगा आपका इनोवेटिव आइडिया मिलेगा आपको, इससे क्या होगा आपका पॉजिटिव टीम कल्चर बनेगा आपका। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, मुखरता एसर्टिवनेस होनी चाहिए। किसमें होना चाहिए आपका एसर्टिवनेस? इंटरपर्सनल स्किल्स में। अगर आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होगी तो आपका एसर्टिव मुखरता आप में अच्छी होगी। मुखरता क्या होती है? आत्मविश्वास के साथ अपनी राय और जरूरतों को व्यक्त करना, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी क्या करना, अपनी राय देना और अपनी जरूरतों को व्यक्त करना। तो आपने देखा होगा MS धोनी का भी एक कथन है कि जो व्यक्ति ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा ना, जो व्यक्ति ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा वो उससे बहुत बेहतर होगा जो इंटेलेक्चुअल होगा लेकिन अपने आप पे डाउट करता होगा। ये आपने MS धोनी का भी कथन सुना होगा। ये कई लोग कहते हैं कि एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति एक इंटेलिजेंट व्यक्ति से अच्छा होता है जो अपने आप पे डाउट करता है। तो आपको डाउट नहीं करना है, जो आपने पढ़ा है या जो भी आप कर रहे हैं मन से करिए और कॉन्फिडेंट होकर करिए, तो आपका इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होगी और आप उसमें सक्सेस होने के चांस आपके ज्यादा हो जाएंगे। क्या कहता है? आक्रामकता के बिना स्वयं के लिए खड़े रहना, यही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बनाता है, यही आपका एसर्टिवनेस होती है। क्या करना है? कॉन्फिडेंस के साथ अपनी राय देना, अपनी जरूरतों को व्यक्त करना कि मुझे ये चाहिए, मतलब कि जहां भी आप काम कर रहे हो या जिससे भी आप संचार कम्युनिकेट कर रहे हो वहां आपके इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या आपकी मुखरता दिखनी चाहिए। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आक्रामक नहीं होने चाहिए, आक्रामक के बिना आपको अपने लिए खड़े रहना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आक्रामक नहीं रहना चाहिए और स्वयं के लिए खड़े भी रहना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कल्चरल सेंसिटिविटी होनी चाहिए अपने, सांस्कृतिक संवेदनशीलता हो, विविधता का आप सम्मान करें, रूढ़ियों से दूर रहें। कोई भी रूढ़ी हो, जैसे विवाह है, मतलब कि विधवाओं का विवाह कराना, ये रूढ़ी, जैसे आपने मान लीजिए होता है ना सती प्रथा, तो सती प्रथा एक आपकी रूढ़ी है, तो आप विधवा का विवाह कराएंगे तो आप रूढ़ियों को दूर कर रहे हैं, तो आपको विविधताओं का सम्मान करना पड़ेगा। कोई भी रूढ़ियां चल रही हैं समाज में, जो भी आपको रूढ़ी है उनको अगर दूर करेंगे, डाइवर्सिटी का आप सम्मान करेंगे, तो आप क्या कहलाएंगे? कल्चरल सेंसिटिविटी होगी आप में, फिर उससे आपका इंटरपर्सनल स्किल्स भी अच्छा होगा। उसके बाद क्या होता है? नेगोशिएटिंग स्किल्स। ठीक है, बातचीत या समझौता का आप में कौशल होना चाहिए, किसी चीज को लेके आप किसी से समझौता कर सकें, आप में लचीलापन, आप रिजिड नहीं होनी चाहिए कि किसी भी बात पे आपको अड़के नहीं रह जाना है कि किसी ने ये कहा तो आप अड़के ही रह गए। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, किसी भी आप अपनी बात को मनवाने के लिए अड़ नहीं सकते, थोड़ा सा आपको समझौता और लचीलापन, आप में फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। ठीक है, उससे क्या होगा आपका पारस्परिक लाभ समाधान भी निकलेगा, दोनों का लाभकारी समाधान होगा। यदि आप रिजिड बने रहेंगे तो दोनों का उसमें नुकसान होगा, किसी का लाभ नहीं होगा और आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बुरी मानी जाएगी। यदि आप लचीलापन दिखाएंगे, ठीक है, और आप समझौते के थोड़े से पक्ष में रहेंगे ना, तो आप दोनों पक्षों के लिए लाभकारी समाधान खोज सकते हैं और आप इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छा बना सकते हैं। ये आपका सारा इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है, आपके जीवन में भी काम आएगा और आपके ऑफिस या आपके जो आप जहां भी आपका वर्क कल्चर है वहां आप काम आएगा। जैसे DSP या SDM या जो भी आप एक अधिकारी बनने जाएंगे तो उसके लिए ही ये आपके सिलेबस में डाला गया है, इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। अगला पॉइंट क्या है? लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए आप में, नेतृत्व कौशल। लीडरशिप स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आप गए भाषण बोल दिया और आपका लीडरशिप हो गई और आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, आपको लोगों को इंस्पायर करना होगा, इंस्पायरिंग करना होगा, लोगों को मोटिवेट करना होगा, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग टू अदर्स। ठीक है, लोगों को आपको क्या करना होगा? इंस्पायर करना होगा किसी काम के लिए, मोटिवेट करना होगा। और किसी को इंस्पायर और मोटिवेट ऐसे नहीं कि बस बोलने के लिए बोले जा रहे हो, आपको उसके लिए लीडिंग बाय एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल सेट करना होगा। जैसे आपका कोई ऑफिस है, उसकी 7 बजे की आने की टाइमिंग है और आप खुद ही 9 बजे आ रहे हैं और दूसरों को आप इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग कर रहे हैं कि 7 बजे आना चाहिए, टाइम पे आप नहीं आते हैं। ये अगर आप 6:30 या 6:50 पे आप आके ऑफिस में बैठ जाएंगे, फिर किसी से बोलेंगे भी नहीं ना, तो भी लोगों को लगेगा कि अच्छा ठीक है सर, आपके 7 बजे 6:50 पे आ जा रहे हैं तो मुझे भी एटलीस्ट 7 बजे तक आ ही जाना है ऑफिस में, जैसे भी हो। तो आप क्या कर रहे हैं? आप लीडिंग करके आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, खुद के काम करके आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं, बिना कहे मोटिवेट कर रहे हैं आपको। तो ठीक है, तो ये क्या हो गई? आपकी लीडरशिप स्किल्स हो गई और बिना कहे कर रहे हैं आपकी, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया आपका। पीछे पढ़ाया जैसे आपको, आप बिना बोले आप अपना कम्युनिकेट कर पा रहे हैं लोगों को। 8वां पॉइंट क्या है? आप ये तो आपको कल भी बताया था, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। ये आपको किसने? डेनियल गोलमैन ने दिया था। इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों होनी चाहिए आप में? इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप भावनात्मक रूप से संचार कौशल को आप बेहतर बना सकते हैं। यदि आपका EI अच्छा होगा ना, और यदि आपका IQ भी थोड़ा कम है, तो भी आप बहुत अच्छे मुकाम पर जा सकते हैं। आपका EI क्या होगा? आप लोगों से जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे, जल्दी जुड़ पाएंगे, लोग आपको अपना दर्द बता पाएंगे, तो आप उनका कम्युनिकेट कर पाएंगे, उनका सॉल्यूशन अच्छा दे पाएंगे। उसके बाद ये सब किस में काम आएगा? आपका डिसीजन मेकिंग और आपकी जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करने में आपका काम आएगा।
तो आपका मेनली क्या है, आपको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपकी एबिलिटी है उसमें आपको इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन को इंटरकनेक्ट करते हुए आपको पढ़ना है। कैसे आपका कम्युनिकेशन आपके इंटरपर्सनल स्किल्स को अच्छा करता है और दोनों मिलके आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी करते हैं आपकी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी बढ़ाते हैं। अब देखिए डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या होती है आपकी, ये देखते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या है, द बेस्ट आउट ऑफ अल्टरनेटिव पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, वैकल्पिक संभव समाधानों में सबसे जो अच्छा होगा ना, ऐसा नहीं है देखिए परफेक्ट तो कुछ नहीं होता। आप अगर सोचते रहे ना कि मुझे परफेक्शन की ओर जाना है ना, परफेक्ट करना है कोई चीज, तो परफेक्ट तो कुछ नहीं होती है। इसीलिए वैकल्पिक जो आपके पास उपस्थित संसाधन है ना, वैकल्पिक संभव समाधानों में से सबसे अच्छा करना है आपको, बेस्ट करना है, द बेस्ट आउट ऑफ अल्टरनेटिव पॉसिबल सॉल्यूशन से निकालना है आपको। तो ये होती है आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए आप किसी भी डिसीजन को परफेक्ट नहीं ले सकते। कहते हैं ना कोई भी चीज व्हाइट या ब्लैक नहीं होती, सारी चीजें ग्रे होती हैं। कोई भी चीज आपकी व्हाइट या ब्लैक नहीं होती, सारी चीजें ग्रे होती हैं। व्हाइट एंड ब्लैक नहीं, व्हाइट और ब्लैक मतलब कि ग्रे टाइप्स, ग्रेस टाइप होती हैं आपकी। इसीलिए द बेस्ट आउट ऑफ अल्टरनेटिव पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होंगे आपके, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगी आपकी। ये आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को दिखाएगा। अब देखिए प्रभावी निर्णय क्षमता के 7 चरण आपको समझने। चरण आपसे पूछ लेगा, 3 या 4 आपको चरण दे दिए जाएंगे, फिर कहेगा सीक्वल या लाइन से लगाइए इनको, या 4 चरण नीचे के। तो आपको एक बार इनको समझ लेना है, बहुत ही इजी। आप 7 चरण समझेंगे तो एक बार जब फ्लो में चलेंगे तो आप इजीली इनको समझ जाएंगे। तो पहला चरण क्या कहता है, आइडेंटिफाई द डिसीजन। सबसे पहले निर्णय को पहचानना है कि मुझे क्या निर्णय करने जाना है। जैसे कि आपको किसी अधिकारी को बर्खास्त भी करना है तो आप क्या निर्णय करेंगे, अच्छा मुझे इसे को बर्खास्त करना है। फिर आपको क्या करना है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, सूचना को एकत्र करना है सबसे पहले। अब ये सूचना एकत्र करनी है कि उसे क्यों बर्खास्त करना है, क्या कारण रहेगा उसको बर्खास्त करने पर, किन किन मतलब इंफॉर्मेशन को आपको बर्खास्त करने के लिए प्रयोग करना है। फिर उसके बाद क्या है आपका, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स। आप उसके हो सकता है विकल्प चुन सकते हो कि इसको बर्खास्त ना करके उसको सजा दे दी जाए, उसको 2 महीने के लिए बिना पेमेंट लीव मतलब कि बिना पेमेंट काम कराया जाए, या जो भी आप उसका विकल्प पहचान सकते हैं। तो आपको पहले अल्टरनेटिव्स पहचानने हैं। फिर उसके बाद क्या है, वेग द एविडेंस करना, मतलब कि आपको साक्ष्यों को तौलना है। जो आप एविडेंस कलेक्ट करेंगे फिर उनको तौलना है कि ऐसा तो नहीं कोई फेक एविडेंस तो नहीं आ गया है, कोई एविडेंस ऐसा तो नहीं जो टेम्पर्ड एविडेंस हो। तो आपको इन साक्ष्यों को देखना है, तौलना है, विकल्पों को देखना है, सूचना एकत्र करनी, फिर उसके बाद डिसीजन के प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। फिर उसके बाद क्या है, चूज एमंग अल्टरनेटिव्स, विकल्पों में से एक का चुनाव। अब यही है ना आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। देखिए द बेस्ट आउट ऑफ अल्टरनेटिव पॉसिबल सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, चूज अमंग अल्टरनेटिव्स। जो आपके पास विकल्प हैं, अब उनमें से आपको मान लीजिए ये 3 विकल्प हैं, ए बी सी, आपके पास 3 विकल्प हैं। अब इनमें से आपको बेस्ट विकल्प चुनना है, परफेक्ट हो नहीं सकता है। मान लीजिए तीनों आपके नेगेटिव विकल्प हैं, इसमें सोच लीजिए उसे 1 महीने आपको बिना पेमेंट के काम कराना है। ये आपका हो गया कि आपको जॉब से बर्खास्त कर देना है सीधा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपको माफ कर देना है। एग्जाम्पल करिए, माफ कर देना। कुछ ऐसी गलती है जिसपे आप माफ कर सकते हैं। तो अगर आप सबसे पहले तो आपको किसको चुनेंगे, ये चुनेंगे। मान लीजिए आपके पास है ही नहीं ऑप्शन, तो अब आपके पास जब ये 2 ऑप्शन बचेंगे ना, तब आप क्या करना है, द बेस्ट आउट ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। अब आपके पास पॉसिबिलिटी कितनी बची, 2 अल्टरनेटिव्स की। तो अब सबसे पहले हो सकता हो आप ये चुने। अब यदि आप रिजेक्ट जाना है तो आप उसको जॉब से निकाल देंगे तो उसमें कुंठा का भाव आ जाएगा, फिर वो कहीं काम करने का भी उसका नहीं। यदि आप 1 महीने के लिए उसको बिना पेमेंट लीव के काम कराएंगे तो हो सकता है वो आगे चल के ऐसी गलतियां ना करे। यदि आप रिपीट गलती करता है तो फिर उसको क्या करना है, आपको बर्खास्त करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको विकल्पों को देखना है कि विकल्पों में से कौन सा आपका बेस्ट विकल्प हो रहा है। यदि इसकी जगह कोई और नेगेटिव विकल्प ले लिया जाए तो आपके ये फिर तीनों नेगेटिव विकल्प हो गए। तो तीनों नेगेटिव विकल्प में से एक चुनना है। तो परफेक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता है ना इसमें से, इसीलिए कहते हैं ना परफेक्ट नहीं होगा, आपको उन ऑल्टरनेटिव्स में से एक पॉसिबल सिलेक्शन करना है। तो चूज अमंग अल्टरनेटिव्स। अब ये आपका हो गया 5वां चरण। उसके बाद आपको एक्शन लेना है। जैसे फिर उसके बाद आप जो भी एक्शन ले, मान लीजिए 1 मंथ के लिए उसे बिना पेमेंट के आप काम कराएं या आप बर्खास्त करें, जो भी आप एक्शन लेंगे वो आपका इंटरपर्सनल स्किल्स को दिखाएगा, डिसीजन मेकिंग के थ्रू इंटरपर्सनल स्किल्स को दिखाएगा आपका। लास्ट होगा रिव्यू योर डिसीजन। अब आपको निर्णय की आपकी समीक्षा करनी है। हो सकता है आपने ये निर्णय लेके आपने गलत किया हो, ये निर्णय लेना चाहिए था आपका। अगर वो रिपीट गलती कर रहा है तो आप कहेंगे नहीं 1 महीने के लिए नहीं, इसको सीधा जॉब से निकालना होगा। यदि वो 1 महीने में कोई आपका ऐसा नुकसान करके चला जाए जिसकी भरपाई आप सालों साल ना कर पाए, तो फिर आपको रिव्यू योर डिसीजन पे क्या होगा आपका, ये फिर आपको लगेगा कि मैंने इसका डिसीजन ये गलत ले लिया है। अगर आप जॉब से निकालने, हो सकता है वो कोई क्राइम में इन्वॉल्व हो जाए, तब आपको ये लगे कि यहां से ये डिसीजन गलत हो गया। तो आपका डिसीजन वेरी करेगा कि आप क्या निर्णय लेते हैं। तो ये क्या होगा आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के आपके 7 चरण हो गए। ठीक है,
अब उसके बाद देखते हैं, अब उसके बाद क्या है, 5 इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। अभी तक हमने डिसीजन मेकिंग के 7 चरण देखे हैं, अब इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज देखते हैं हम। 5 प्रभावी समस्या समाधान रणनीतियां क्या क्या हैं, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी देखिए एक क्वेश्चन इसमें से आपका जरूर ही पूछेगा, वो हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछता है इसमें से भी, तो इनको भी आपको 5 हैं अच्छे से एक बार समझ लेनी है। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। आइए पहला क्या कह रहा है, पहला है आपका ट्रायल एंड एरर। क्या है आपका, पहला है ट्रायल एंड एरर। जैसे होता है ना परीक्षण त्रुटि विधि, किसी चीज को ट्राई किया, गलत हुआ, फिर से ट्राई किया, फिर गलत हुआ, फिर से ट्राई किया, फिर गलत हुआ, इसी को कहते हैं ट्रायल एंड एरर विधि। सफलता मिलने तक आपको प्रयास करना है। ये देखिए आपका 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा ना, तो आप देखेंगे कि सफलता मिलने तक आपको डायरेक्ट पूछा गया है, सफलता मिलने तक प्रयास करने की विधि को आपको क्या कहा जाता है, ट्रायल एंड एरर विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, सिस्टमैटिक विधि, या कुछ और जोड़ देगा। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल देगा, वो आपको फंसाने की भी कोशिश की जाएगी। ये आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको बहुत टफ लगेगा ही नहीं, आप इजीली इसको फिर क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो आप समझ गए होंगे ट्रायल एंड एरर विधि क्या होती है, परीक्षण करना है, फिर उसके बाद त्रुटि होगी, फिर परीक्षण करेंगे, फिर त्रुटि होगी, फिर परीक्षण करेंगे, फिर त्रुटि होगी। तो ऐसे आपको ट्रायल कर करके, एरर कर करके आपको सीखना है, जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। तो ये हो गई आपकी समस्या समाधान की पहली रणनीति। अब दूसरी क्या है, ह्यूरिस्टिक, अनुमान लगा के करना है। कि क्या है ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है, अनुमान वैसे हिंदी मीनिंग है, लेकिन इसका ह्यूरिस्टिक ही याद रखना है आपको। देखिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की आपकी 2 विधि होती हैं, यहां समझ लेना, ये थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट है, यदि आप इसको समझ लेंगे तो आप दोनों समझ जाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की आपकी 2 टाइप होते हैं, 2 विधि होती हैं। एक होता है आपका सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, एक होता है आपका ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। एक होता है व्यवस्थित, एक होता है अनुमानित प्रोसेसिंग, ठीक है। अब सिस्टमैटिक क्या होता है, छोटी छोटी बारीक बातों पर ध्यान देना, जैसे इसमें तर्क बुद्धि लगाना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जैसे विज्ञान जिस चीज को मानता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग विधि। क्या कहा जाता है इसे, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग विधि। छोटी छोटी और बारीक बातों पर ध्यान दिया जाता है, कि तर्क लगाया जाता है, बुद्धि लगाई जाती है अपनी, कि क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। और आपका जो ह्यूरिस्टिक विधि है ना, इसको आपको धर्म से जोड़ के माना जाता है। अच्छा धर्म में ये कहा है, अच्छा राम ने ये कहा है, या राम जाने, अल्लाह जाने, ईश्वर की माया, ये सब क्या हो गई आपकी ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, सोचने का तरीका हो गया आपका। पूर्व निर्धारित आपके नियम है कि राम जाने, अल्लाह जाने, जो भी है, मतलब कि जो नियम आपके चल रहे हैं ना, उन्हीं को मान लिया जाएगा। कि अच्छा जैसे कि कोई भी नियम आपका चलता आ रहा है, कि जैसे कि हमें सुबह उठ के सूर्य नमस्कार, या जो भी आपका एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए आप, कुछ भी करना है, पूर्व निर्धारित नियम, हम तर्क नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी हम सोच लेंगे ना कि अच्छा ये पहले से ये होता आ रहा है, हमें भी यही करना है, तो ये हो गया हमारा ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हमारी हो गई है। तो पूर्व निर्धारित जो नियम है ना, उसी के आधार पर जो चला जा रहा है, कि ठीक है, स्पष्ट होना, उस पर कोई संदेह नहीं करना। जैसे कि क्या हो गया कि अब जैसे जो खास भाई बहन होते हैं ना, उनमें कभी भी विवाह संबंध नहीं किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये पहले ही से दिमाग में फिट सेट है कि ये होते ही नहीं है। तो पूर्व निर्धारित आपके नियम है, कोई भी नियम हो सकता है आपका, पूर्व निर्धारित नियम है कि ऐसा आपका नहीं होगा, उस पर कोई भी तर्क वितर्क नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपका कोई भी तर्क नहीं लगाया जाएगा, कोई भी बुद्धि नहीं लगाई जाएगी, ये नहीं पूछा जाएगा ये क्यों नहीं होगा, ये नहीं पूछेंगे कैसे होगा, ये क्यों नहीं होता है, तो कुछ भी नहीं सोचा जाएगा। तो ये क्या होता है आपका शॉर्टकट फॉर डिसीजन मेकिंग होता है, आपका ह्यूरिस्टिक विधि होती है। जो आपकी किसी ने भी कोई चीज पहले से ट्रायल किया, एरर किया, ट्रायल किया, एरर किया, सक्सेस हो गया, फिर उसके बाद से कोई उसका ट्रायल नहीं करेगा, इसमें कोई ट्रायल नहीं होगा, इसमें कोई भी आपका ट्रायल नहीं होगा। इसीलिए ह्यूरिस्टिक, ये अनुमान मतलब कि पूर्व निर्धारित नियम से ही चलेगा, स्पष्ट होगा कि कोई उस पर संदेह नहीं करेगा। तो ये होगा आपका ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। और आपका सिस्टमैटिक आपका बताया जो विज्ञान पर आधारित होता है, छोटी छोटी बारीक बातों पर ध्यान देगा, तर्क लगाएगा, बुद्धि लगाएगा, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। तो ये सारा जैसे ही आपका दिमाग या बुद्धि लगाओगे तो हो जाएगा सिस्टमैटिक, सोचने का तरीका हो जाएगा। और ह्यूरिस्टिक आपको समझा ही दिया गया है। तो ये आपकी 2 प्रोसेसिंग, द वे ऑफ प्रोसेसिंग थिंकिंग है ये आपके सारे, ठीक है। अब आप ह्यूरिस्टिक समझ गए होंगे कि बना बनाया जो नियम है, पूर्व निर्धारित नियम, उसी के आधार पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। मान लीजिए किसी, जैसे कहते हैं ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है ना, तो सेम यदि विधि, सेम यदि क्राइम, उसी क्राइम में हाई कोर्ट के पास आएगा ना, तो हाई कोर्ट भी वही डिसीजन दे देगा, उस पर ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हाई कोर्ट सेम टाइप से उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग कर देगा। तो यही होती, कई एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। यदि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी कोई भी समस्या आ रही है, तो आप क्या जाएंगे कि पहले क्या नियम बनाया गया है, तो पूर्व निर्धारित नियम के आधार पर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। उसमें आप अपना ज्यादा तर्क नहीं लगाएंगे, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाएंगे, और इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ये होता है आपका ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी।
अब उसके बाद अगला क्या देखते हैं, गट इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं आपके, इसको इंग्लिश में जो जिसके हिंदी में नहीं अनुवाद लिखे गए ना उनके अनुवाद आपको इंग्लिश में ही रखने हैं। 2-4 टर्म्स जो आपके इंग्लिश में है वो इंग्लिश में ही याद रखेंगे तो ना आप एग्जाम में फंसेंगे और आपको वो इजी होते हैं। कुछ कुछ टर्म्स इंग्लिश में इजी होते हैं, जैसे हमें गट फीलिंग्स होती है, गट फीलिंग्स हमें पता होता है क्या हो, तो गट फीलिंग्स ही आपकी गट इंस्टिंक्ट्स है, जिसको कहते हैं अंतरात्मा की आवाज। ठीक है, अब उसको अंतरात्मा द्वारा जब निर्णय करते हैं तो उसे कहते हैं गट फीलिंग्स। आपने अंतरात्मा आपकी मतलब आपने गट फीलिंग्स कह रही है कि अच्छा ABC में से C आंसर है तो आपने C टिक कर दिया, हो सकता है सही हो जाता है, तो ये आपकी गट फीलिंग्स या गट इंस्टिंक्ट्स में काउंट किया जाता है। तो ये क्या होगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक वे हो गया। अगला क्या कह रहा है, वर्किंग बैकवर्ड्स। जैसे देखिए मेंस में रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं ना, जैसे पीछे से आपको करना है, कोई भी अगर समाधान निकालना है आपको, यदि आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसका इफेक्टिव वे क्या होगा, उसका इफेक्टिव वे ये होगा कि आप उसको पीछे से सॉल्व करने की कोशिश करिए या स्टार्ट से सॉल्व करने का फिर से कोशिश करिए। जैसे आप फंस गए कहीं तो कहते हैं ना कि फिर से स्टार्ट करने का पूरा कोशिश कीजिए। मान लीजिए यहाँ फंस गए आप किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो कहेंगे फिर से स्टार्ट करिए, या कहीं आप यहाँ फंस गए या पूरी करने के बाद फंस गए तो आपको कहेंगे कि रिवर्स इंजीनियरिंग करिए। तो ये होता है आपका वर्किंग बैकवर्ड्स, पीछे से प्रॉब्लम को सॉल्व करना या किसी पूर्व निर्धारित प्रॉब्लम को पीछे से सॉल्व करते हुए आना, फिर उसको समझना कि इसमें क्या क्या आपकी इंस्टिंक्ट्स थे, उसके आधार पर आपको काम करना है। अब अगला क्या कहता है, मींस एंड एनालिसिस, साधन अंत या साधन साध्य विश्लेषण। ठीक है, तो विकल्प में को अंत में जाकर परीक्षण करना। कई जैसे आपके पास मान लीजिए 3 विकल्प हैं ABC, तो पहले इस विकल्प को आप सोच लेंगे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसको सोच लेंगे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ऐसे ही C को कर लेंगे। तो तीनों को जब आप जांच परीक्षण कर लेंगे तो इसे मींस एंड एनालिसिस कहा जाएगा। मान लीजिए इसमें A आपका नेगेटिव निकल गया, C आपका नेगेटिव निकल गया, तो आपको इस वे में आप B को अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। अब आइए कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज समझ लेते हैं, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। 4-5 टर्मिनोलॉजीज हैं, इसको समझ लेते हैं। पहला क्या कहता है, एनाग्राम्स। एनाग्राम्स क्या है, किसी शब्द या वर्ण के क्रम में परिवर्तन से बना नया शब्द। मान लीजिए जैसे अब इसको एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, किसी शब्द के वर्ण या क्रम में परिवर्तन करने से जो नया शब्द बनेगा ना उसे कहते हैं एनाग्राम्स। एनाग्राम, अब जैसे देखिए वर्थ है तो वर्थ का WORTH, तो इससे क्या बन जाएगा THROW, तो इससे वर्थ से ही आपका थ्रो बन जाएगा। तो ये क्या विधि हो गई आपकी, ये इसे बोलते हैं एनाग्राम्स। अब जैसे देखिए एक आपका पूरा फ्रेज लेते हैं, जैसे है चौबे जी भाजी बेचो। जब यदि आप इसको पीछे से लिखेंगे ना तो बेचो को क्या लिखेंगे आप, चौबे जी भाजी, चौबे जी भाजी बेचो। तो आपका ये क्या हो जाएगा, अगर आप पीछे से भी सेम लिखेंगे तो भी सेम होगा, आगे से लिखेंगे तो भी सेम होगा, तो इसको आप बोलते हैं एनाग्राम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एनाग्राम। ये आपका 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको इसलिए अच्छे से समझाने के लिए भी आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं और आपको इसको याद रखना है। अगला क्या कहता है, अगला होता है आपका एनालॉजी। ठीक है, अगला होता है एनालॉजी। एनालॉजी को समझते हैं। एनालॉजी क्या होता है, 2 वस्तुओं के बीच अधिक समानता दिखाती हुई तुलना। कोई भी 2 वस्तुएं हैं उनके बीच यदि मान लीजिए 2 लगभग सेम वस्तुएं हैं A और B या A और A' मान लीजिए A और A1 है, तो 2 वस्तुएं जो सेम हैं लगभग समानता दिखाती हैं, यदि इनकी तुलना की जाएगी तो होगा वो एनालॉजी। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए राम और श्याम दोनों सेम हैं, ठीक है, दोनों जुड़वा भाई हैं, को थोड़ा सा अंतर है उसमें कुछ, लेकिन लगभग समान है। अब जब उनमें तुलना की जाएगी तो इसको कहा जाएगा एनालॉजी। क्या कहा जाएगा, एनालॉजी। तो एनाग्राम समझे होंगे, इसके बाद एनालॉजी। उसके बाद क्या है आपका फ्रेमिंग इफेक्ट। अब ये भी आपका 2 बार पूछा गया, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेमिंग इफेक्ट डायरेक्ट पूछ देगा, फ्रेमिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, फ्रेमिंग इफेक्ट्स को अच्छे से समझते हैं। फ्रेमिंग इफेक्ट्स क्या होता है, किसी तथ्य को अन्य तरीके से फ्रेम करके दिखाना। किसी भी तथ्य को अन्य तरीके से फ्रेम करके दिखाना। इसका एग्जांपल से समझाते हैं आपको। देखिए ये आधा ग्लास भरा हुआ है, तो कई लोग इसको बोलेंगे ये तो हाफ ग्लास है, मतलब कि हाफ भरा हुआ है, हाफ एम्प्टी है। ये क्या है, आधा ग्लास खाली है। हो सकता है इसी को कोई लिख सकता है, क्या है ये, हाफ फुल। तो ये आधा फुल है, मतलब कि कोई कह सकता है आधा ग्लास खाली है, कोई कह सकता है आधा ग्लास भरा हुआ है। तो दिखाने का तरीका दोनों का, मतलब ग्लास तो दोनों ही आधे हैं, एक कह रहा है कि आधा भरा हुआ है, एक कह रहा है कि आधा खाली है। तो दोनों को प्रेजेंट करने, फ्रेम करने का तरीका अंतर होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फ्रेमिंग इफेक्ट्स। मान लीजिए कोई भी 2 प्रोडक्ट हैं आपके, एग्जाम्पल करिए, कोई भी 2 प्रोडक्ट हैं जिसमें आपका फैट होता है। कोई भी 2 प्रोडक्ट मान लीजिए, तो इस पे क्या लिखा होगा, एक पे लिखा होगा 20% फैट,
ये से लग सकता है, या यहाँ ये भी लिख सकते हैं 80% फैट फ्री। तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि 20% इसमें फैट है, 80% फैट फ्री है, और सेम इसका भी यही मतलब हुआ कि 80% फैट फ्री है, इसमें 20% फैट है। तो ऐसे आपको फ्रेम करके दिखाने का जो तरीका होता है ना, उसे ही बोलते हैं फ्रेमिंग इफेक्ट। तो ये भी आपका 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। हिंडसाइट बायस, पश्च दृष्टि पूर्वाग्रह। मैं आपको वही कहूंगा कि आपको इंग्लिश में ही याद रखने, रिकमेंड यही करेंगे हम लोग कि आपको इंग्लिश में ही याद रखना चाहिए, लेकिन यदि फिर भी नहीं होता तो आप हिंदी में भी याद रख सकते हैं। कुछ कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनको केवल इंग्लिश में ही याद रखिए, रिकमेंड यही करेंगे हम लोग कि आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो आप भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि उनसे इंग्लिश में भी मीनिंग निकल आती है। तो हिंडसाइट बायस क्या होता है? पश्च दृष्टि पूर्वाग्रह, किसी निर्णय को पहले से ही जानकारी, मतलब यदि आपका कोई निर्णय है, मतलब आपको पहले से ही उसकी जानकारी हो गई कि जैसे भारत इंडिया, मान लीजिए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच चल रहा है, फाइनल मैच है। अब मान लीजिए आपको पहले से ही पता हो जाए कि इंग्लैंड मैच जीत रही है, आप मैच बैठ के देख रहे हैं, सबके सामने चल रहा है कि इंडिया तो मैच जीतने वाली है, इंडिया जीत गई, इंडिया जीतेगी मैच, इंडिया जीतेगी। तो क्या होगा? ये आपका हिंडसाइट बायस होगा, आपका पश्च दृष्टि पूर्वाग्रह होगा इसको। अब देखिए आपको बस लास्ट ये 3 टर्म और हैं, आपको बस इनको समझा के फिर आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाएगा। छोटी सी क्लास है और लगभग तीन वीडियो में आपकी पूरा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी तीनों कंप्लीट करा दी जाएगी। और बिलीव करिए, इसी से आप जब एग्जाम आएगा, एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपके जो 18 से 20 क्वेश्चन जो आते हैं इसमें, यदि आप देखेंगे उसमें 80% के अराउंड क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से आपको मिल जाएंगे। तो इतना, यदि आपको 8 से 10 पेज में पूरा 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का टॉपिक मिल रहा है तो यह आपका बेनिफिशियल होगा। तो आइए देखते हैं। एक टर्म होता है आपका एथनोसेंट्रिज्म। क्या होता है? एथनोसेंट्रिज्म। एक होता है आपका जीनोसेंट्रिज्म, एक होता है कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है, इसको बोलते हैं स्वजाति केंद्रवाद। स्वजाति केंद्रवाद क्या होता है कि केवल हम महान है। मान लीजिए कोई भी टीचर हो या कोई भी संस्कृति हो, वैसे तो ये संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि कोई भी, जैसे इंग्लैंड का पहले मानना होता था कि केवल हम ही महान हैं, भारत के लोग अनपढ़ हैं, केवल हम ही महान हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? एथनोसेंट्रिज्म, स्वजाति केंद्रवाद, अपनी जाति को केंद्र में रख के सोचते हैं। दूसरा होता है जीनोसेंट्रिज्म, ये क्या होता है? परजाति केंद्रवाद। और ऐसे इंग्लैंड वाले सोचते थे कि भारतीय महान नहीं है, केवल हम महान है। और परजाति केंद्रवाद क्या होगा? केवल वेस्ट या पश्चिम महान है। यहां भी हमारे यहाँ कई लोग होते थे ना, जिसे हम पाश्चात्यवादी कहा करते थे, पाश्चात्यवादी कहते थे जिनको, वो क्या होते थे? उनको हम जीनोसेंट्रिज्म कहते थे। परजाति केंद्रवाद, तो वो क्या होते थे कि पश्चिम को ही महान मानते थे और अपने आप को पीछे मानते थे कि वेस्ट ही सबसे महान है। तो ये हो गया आपका जीनोसेंट्रिज्म। एक होता है आपका कल्चरल रिलेटिज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म, सांस्कृतिक सापेक्षवाद होता है एक आपका। ये क्या होता है? हर संस्कृति अपने परिप्रेक्ष्य में महान है। ये होता है हर संस्कृति तो अपने परिप्रेक्ष्य में महान होती है। तो सबसे बेस्ट क्या होगा आपका? सबसे बेस्ट होगा आपका तीसरा। बेस्ट तो तीसरा ही होता है, लेकिन मानते कहाँ हैं लोग ना, अपनी संस्कृति को सब महान मानते हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए महानता की दृष्टि से तो तीसरा आपका सबसे बेस्ट होगा। कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है? सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, सापेक्षवाद। हर संस्कृति अपने परिप्रेक्ष्य में महान होती है। हर संस्कृति अपने परिप्रेक्ष्य में महान होती है। कोई भी संस्कृति हो, इंडिया हो, इंग्लैंड हो, जो भी हो, जहां की भी संस्कृति होगी, इवन इंडिया में भी जो संस्कृति है वो अपने आप में तो महान ही है ना। किसी से किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। कोई हो सकता हो किसी चीज में अच्छा हो, कोई हो सकता हो किसी चीज में अच्छा हो, किसी का हो सकता है प्रीलिम्स का सीसेट अच्छा हो, किसी का हो सकता हो जीएस अच्छा हो, किसी का मेंस का कोई सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है, किसी का मेंस डब्बा गोल होता है तो उसका इंटरव्यू है, प्रीलिम्स अच्छा हो सकता है। तो हर अपने आप में कुछ ना कुछ यूनिक होते हैं, इसलिए तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना उन्हीं में होनी चाहिए जिनके हर पक्ष बराबर बराबर होते हैं। तो कल्चरल रिलेटिज्म सबसे अच्छा होता है, जिसको मानते हैं हर संस्कृति अपने परिप्रेक्ष्य में महान होती है। तो देखिए आपको यहाँ ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। अब इसके बाद हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, तो अब तक एक बार आपको फिर से रिवाइज कराएंगे। तो क्या होगा? इंटरपर्सनल स्किल्स आपको और कम्युनिकेशन आपको 2 बार रिवाइज भी करा दिया है। इंटरपर्सनल स्किल्स को आपको एक बार हल्के से जल्दी से रिवाइज कराते हैं, फिर आपके बाद सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या होता है? द एबिलिटी दैट हेल्प पीपल कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद अदर। वे योग्यताएं जो लोगों के एक साथ, लोगों को दूसरों के साथ संवाद और बातचीत करने में मदद करती हैं। संवाद और बातचीत करने में मदद करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपकी पारस्परिक कौशल या इंटरपर्सनल अंतर्व्यक्तिक कौशल कहलाता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप कि कैसे कम्युनिकेशन से इंटरपर्सनल स्किल्स आपका अच्छा होता है, उससे आपकी डिसीजन एबिलिटी अच्छी होती है। उसके फिर हमने 6-7 टर्म देखे इसके, इमोशनल इंटेलिजेंस भी उसमें काउंट होता है,
इमोशनल इंटेलिजेंस आपको कल भी समझाया था। फिर आपका देखा डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देखी। डिसीजन मेकिंग देखा आपका वैकल्पिक समाधानों में सबसे अच्छा समाधान आपको चुनना है, ये आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो गई। उसके भी आपके साथ क्या चरण देखे हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज देखी, रणनीतियां देखी हमने 5, ट्रायल एंड एरर, ह्यूरिस्टिक, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, गट इंस्टिंक्ट, ठीक है, वर्किंग बैकवर्ड्स, मींस एंड एनालिसिस, साधन या साध्य विश्लेषण। उसके बाद क्या देखा आपका, उसके बाद कुछ टर्म्स देखे, जैसे आपका एनाग्राम, एनाग्राम के बाद एनालॉजी देखा, फ्रेमिंग इफेक्ट देखा आपका, फ्रेमिंग इफेक्ट के बाद हिंडसाइट बायस देखा, एथनोसेंट्रिज्म, जीनोसेंट्रिज्म और कल्चरल रिलेटिज्म, ये आपके साथ समझा। अब आइए आपको क्या समझाते हैं, अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं आपको एक जल्दी से। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इस क्लास को समाप्त करेंगे। लगभग 40 से 45 मिनट की आपकी क्लास होगी ये, और पीछे की जो 1 घंटे की क्लास है उसके पहले की जो फर्स्ट क्लास है वो 30 मिनट की है। तो लगभग ये आपको देखिए 2-2.25 घंटे में आपका पूरा कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स और क्या आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी तीनों आपके कंप्लीट करवा दिए गए हैं। तो इसको बढ़िया से जाइए, लाइक करिए, जो आपको क्वेश्चन यहाँ बताया जाएगा वो आप कमेंट बॉक्स में करिए। इससे आपका एक्टिव लिसनिंग दिखाता है, जो आपको एक्टिव लिसनिंग पीछे बताया गया है ना, वो आपको एक्टिव लिसनिंग भी दिखाता है। तो अब क्या है, आपको क्या करना है, कमेंट करना है। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कीजिए वीडियो को, और हमारे प्लेलिस्ट में देखिए आपको पूरी आपको क्लासेस बाय प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप वहां से जाके सारी क्लासेस को देख सकते हैं। अब आइए इसके क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन मेकिंग टेक्निक्स। सबसे पहले कुछ टेक्निक्स देखते हैं जो ग्रुप डिस्कशन मेकिंग टेक्निक्स है। क्या है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स है। इसमें देखिए आपको मेनली आपको 2 याद रखनी है, एक आपको ब्रेन स्टोर्मिंग सेशन रखना है और एक आपको डेल्फी टेक्निक्स याद रखनी है। इसमें 2 बहुत ही मेन याद रखना है आपको। क्या रखना है, 2 आपको मेजरली याद रखनी है। डेल्फी टेक्निक रखनी है आपको, 1 मिनट, आपको सबसे पहले क्या रखनी है, डेल्फी टेक्निक याद रखनी है। उसके बाद रखनी है आपको ब्रेन स्टोर्मिंग सेशंस। ये 2 आपको बड़े अच्छे से याद रख लेनी है। इन्हीं दोनों से क्वेश्चन पूछा गया, इन्हीं दोनों से क्वेश्चन पूछता है। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। देखिए ब्रेन स्टोर्मिंग सेशंस और आपको क्या देखना है, डेल्फी टेक्निक। ब्रेन स्टोर्मिंग क्या होता है आपका, मंथन सत्र क्या होता है कि मान लीजिए एक कंपनी है, कुछ लोग बैठे हुए हैं कंपनी में। अब ये सब एक दूसरे से ब्रेन स्टोर्मिंग करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, इनसे आपस में तर्क वितर्क करके कोई डिसीजन पे आएंगे। तो जो डिसीजन मेकिंग ये एबिलिटी होगी, इसको कहेंगे ब्रेन स्टोर्मिंग सेशंस। ये ब्रेन स्टोर्मिंग सेशंस होंगे, कई चरणों में चलेंगे। और डेल्फी टेक्निक क्या होती है, डेल्फी टेक्निक होती है जिससे किसी भी डिसीजन का पूर्वानुमान निकालने के लिए 10 से 15 लोगों की ब्रेन स्टोर्मिंग कराई जाती है। ये समझ लीजिए एक प्रकार से कि दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, कि 10 से 15 लोगों को किसी भी डिसीजन का पूर्वानुमान करवाने के लिए उनकी ब्रेन स्टोर्मिंग कराई जाती है, उनसे डिस्कशन कराया जाता है। तो इससे जो भी निकल के आता है, उसका डिसीजन आता है ना, उसका पूर्वानुमान हो जाता है मैं पहले कि अच्छा ये डिसीजन शायद ऐसा निकल के आएगा। तो आपको ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक की 2 टेक्निक मेजरली याद रखनी है, ब्रेन स्टोर्मिंग सेशन और डेल्फी टेक्निक्स। उसके बाद देख सकते हैं डायलेक्चुअल इंक्वायरी होती है, ठीक है, द्वंद्व कर करके एक दूसरे से। फिर उसके बाद जो इंक्वायरी होती है उसको, ये आपका एक टेक्निक ये भी होती है। डिसीजन ट्री होती है, डेविल्स एडवोकेसी होती है, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। उसके बाद एक नाम मात्र समूह तकनीक होती है आपकी, एक है सर्वसम्मति से निर्णय, ठीक है। तो इसको मैं बिगाड़ दूंगा, आपको जैसे ही दिखना हो तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसको। अब क्या है ये, डेल्फी टेक्निक, अनोनिमस डिसीजंस, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, डेविल्स एडवोकेसी, डिसीजन ट्री, इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। तो ये आपको टेक्निक्स याद रखनी, कभी भी क्वेश्चन पूछ देगा इनमें से कौन सी टेक्निक्स डिसीजन मेकिंग, ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स नहीं है या है। तो आपको बस इतना से ये समझाना था, ये वहां छूट गया था। अब आइए अपन सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, सीधा क्वेश्चनों पे कूदते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आपसे भी होंगे और उसके बाद एग्जाम में भी होंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 सीसेट में पूछा गया, ये दोनों में पढ़ेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में भी हिंदी लैंग्वेज में भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द डिफ्यूजिंग वर्बल एब्यूज ऑफ कोवर्कर। हिंदी में भी पढ़ लेंगे, सहकर्मियों की मौखिक दुर्व्यवहार को कम करने के लिए कौन सा व्यवहार सबसे उपयुक्त है। यदि आपकी कंपनी में आपको कोई सहकर्मी है, वो आपको गालियां दिए जा रहा है, मौखिक दुर्व्यवहार कर रहा है, तो आपको क्या करना है। कुछ तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा, अब जैसे ही पढ़ेंगे थोड़ा सा सेंस लगाएंगे उसके बाद हो जाएगा। देखिए अब वो कह रहा है बिकम डिफेंसिव, रक्षात्मक बने तो वो और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाद विवाद में पढ़ जाए, वाद विवाद में तो वैसे ही नहीं पढ़ना है, ठीक है। हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार कर देना, आक्रामक बॉडी लैंग्वेज रखना, आक्रामक बॉडी लैंग्वेज नहीं रखना है तो फिर तो उसी के जैसे हम भी हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार कर देना है।
इसके आंसर नहीं दिए गए। जो आंसर आपको जो क्वेश्चन के आंसर आपको छोड़े जाएंगे आपको उनको कमेंट बॉक्स में करना, आपको अपनी एक्टिव लिसनिंग दिखानी है, ठीक है। एक एक्टिव लिसनिंग स्टूडेंट की तरह आपको काम करना है और इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन आपको इसीलिए इसके आंसर भी नहीं दिए गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरपर्सनल बैरियर इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। कौन सा संगठनात्मक संचार में एक बाधा नहीं है, यहां बाधा छूट गया, नॉट इंटरपर्सनल बैरियर, संगठनात्मक संचार में एक बाधा नहीं है कह रहा है। तो अब देखना है कौन सा है। देखो इथनोसेंट्रिज्म, सेमेटिक्स, इंग्रेशन है, इंप्रेशन मैनेजमेंट, नृवंश विज्ञान, ये आपको बताया था एथनोसेंट्रिज्म क्या बताया था, स्वजाति केंद्रवाद, तो ये आपका कोई भी बैरियर नहीं है, तो आपका ये आंसर ये हो जाएगा। सीमेटिक आपका बैरियर है, आपको बताया ही है, प्रभाव प्रबंधन हो सकता है, ये आपका कृतज्ञता हो सकता है, इंग्रेशन हो सकता है, तो ये आपके सारे बैरियर हैं। और आपको एथनोसेंट्रिज्म पीछे बताया ये कोई एक बैरियर नहीं, ये एक आपकी सोच दिखाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, इसको सीधा इंग्लिश में देखते हैं। आपको फ्रेमिंग इफेक्ट दिखाया था ना, फ्रेमिंग इफेक्ट क्या होता है, कैसे चीजों को फ्रेम करके दिखाना, 20% फैट, 80% फैट फ्री, तो इसी से आपको करना है। अब देखिए क्या कह रहा है, द वे इन विच ऑप्शंस आर प्रेजेंटेड इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन। अब क्या कह रहा है, चूजिंग द ऑप्शन हैविंग हाईएस्ट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, तो ये तो था ही नहीं। अ काइंड ऑफ सेट पॉइंट्स ऑफ थ्रो इन रॉन्ग डायरेक्शन, ये भी आपका नहीं है। लुकिंग फॉर एविडेंस दैट विल कंफर्म व्हाट आर करंटली बिलीव्स, ये भी आपका नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर ए, द वे इन विच ऑप्शंस आर प्रेजेंटेड, जिस प्रकार से ऑप्शन को प्रेजेंट किया जाता है, इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन, किस प्रकार से आपके ऑप्शन को इन्फ्लुएंस या प्रेजेंट किया जाता है, तो ये आपका फ्रेमिंग इफेक्ट होता है। अगला देखते हैं, द टेंडेंसी ऑफ मेंबर्स इन अ हाईली कोहेसिव ग्रुप टू लूज क्रिटिकल evaluated decision making capabilities is called। एक अत्यधिक सामंजस्यपूर्ण समूह में सदस्यों की महत्वपूर्ण मूल्यांकन निर्णय लेने की क्षमताओं को खो देने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, बताइए इसको क्या कहा जाता है। समूह विचार, मुखरता, समूह ध्रुवीकरण या संज्ञानात्मक असंगति, ग्रुप थिंक, असर्टिवनेस, ग्रुप पोलराइजेशन, कोहेसिव डिसऑर्गेंस, ठीक है, संज्ञानात्मक असंगति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये होता है आपका ग्रुप थिंक, समूह संचार, ठीक है। तो ये समझ ही गए होंगे, आपको पीछे भी समझाया है। अगला देखते हैं, अब इसको देखते हैं, निर्णय लेने की शैली सभी को खुश रखने के लिए अत्यधिक चिंतित है कहा जाता है। सभी को खुश रखने के लिए अत्यधिक चिंतित है, ये क्या कहा जाता है, तो देखिए कॉन्सेप्चुअल स्टाइल, कि आपका क्या है कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट ही आपका ऐसा है, आपकी संकल्पना ही ऐसी है कि सभी को खुश रखने के लिए अत्यधिक चिंतित है। देखिए निर्देशक शैली तो होगा नहीं आपका, व्यवहारात्मक शैली नहीं होगा, विश्लेषणात्मक, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल स्टाइल है ये आपका, कि आप चाहते हैं, आपका कॉन्सेप्ट ही ऐसा बन चुका है कि सभी को खुश रखने के लिए आप अत्यधिक चिंतित हैं। अगला क्या है, निम्न में से कौन सा निर्णय निर्माता समस्याओं को रचनात्मक समाधान खोजने के लिए अच्छा है, रचनात्मक समाधान खोजने। अब देखिए डायरेक्टिव स्टाइल में तो आपका रचनात्मक समाधान आएगा नहीं। एनालिटिकल स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसमें आ सकता है आपका, कॉन्सेप्चुअल में आ सकता है आपका, बिहेवियरल में भी आपका नहीं आ सकता है। तो आपके दो ऑप्शन बचे। अब आप देखिए रचनात्मक समाधान खोजना है आपको, तो जब आपका कॉन्सेप्ट ही ऐसा होगा ना कि कॉन्सेप्ट ही आपका रचनात्मक वे में सोचेगा, तभी आप ले पाएंगे, रचनात्मक समाधान निकाल पाएंगे। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका संकल्पनात्मक शैली के निर्णय निर्माता, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल स्टाइल डिसीजन मेकर्स। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ थिंकिंग इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो ऑर्डर दिखाई थी ना, जो आपको टेक्निक्स दिखाई थी, उनमें से कौन कौन सा इसमें नहीं है। देखिए एल्गोरिदम, ठीक है, उसके बाद है ट्रायल एंड एरर, ह्यूरिस्टिक, एनाग्राम्स। देखिए आपको ट्रायल एंड एरर दिखाया था, ह्यूरिस्टिक दिखाया था, आपको एनाग्राम्स दिखाया था, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है आपका, एल्गोरिदम आपने जैसे देखा होगा अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब पर अपना एल्गोरिदम समझे होंगे कि जिस चीज को आप लाइक करते जाते हैं उसी टाइप की चीजों को आपको फिर से दिखाया जाता है, उसी टाइप की आपको एड्स आती हैं, उसी टाइप की आपकी फीड हो जाती है। कहते हैं ना मेरी फीड ऐसी हो गई है, मेरी इंस्टा की फीड ऐसी हो गई है, तो ये होता है आपका एल्गोरिदम। इसी प्रकार से चीन जैसे कहते हैं ना, चीन अपने एल्गोरिदम को कंट्रोल करके रखता है, वो किसी को भी अपना एल्गोरिदम बताता नहीं है, तो ये होता है आपका एल्गोरिदम। ये आपका क्या है, एक मैकेनिकल थिंकिंग है आपकी, ठीक है, ये आपके मतलब कि ये ह्यूमनली नहीं है, ये आपका मैकेनिकल थिंग है। उसके बाद देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज एसेंशियल एंड इनकर्जन थ्रू, क्या है, समस्या को हल करने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है। मेंटल फिक्सनेस, रिस्पॉन्स फिक्सनेस, प्रॉब्लम स्पेस या एक्टिव पर्सपेक्टिव।
तो ये आपका क्या है, ये आपका प्रॉब्लम स्पेस है। अगर ये नहीं समझ आए तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, समस्या का स्थान, प्रॉब्लम स्पेस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस को आपको समझने की जगह डायरेक्ट रखना होगा, क्योंकि फिर उनको समझने के लिए जाएंगे ना तो इतना ना ही आपके पास समय है, फिर उनके पीछे आप काफी और भी कॉन्सेप्ट को लूज कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूज ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी आपको पीछे ही समझा है। यूज ऑफ एनालॉजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स, समस्या समाधान में सादृश्य का उपयोग करने का अर्थ है एनालॉजी का उन तकनीक का अनुप्रयोग जो पिछली समान परिस्थितियों में उपयोग किए हुए हैं। तो आपको सीम बताई था, उन तकनीकों का ही प्रयोग करना जो आपको पिछले की समान स्थितियों में उपयोग किए गए। तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा, सीधा आंसर है, पीछे ही बताया गया है ना आपको ये, तो इसीलिए डायरेक्ट जल्दी करके इसको निकलते हैं। जिसमें टाइम हमको देना है, जिसमें समझने की चीज है उसमें समझेंगे। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू अ मेंटल टेम्परामेंट, मेंटल बैकग्राउंड, एक्सटर्नल मेंटल रिप्रेजेंटेशन, इंटरनल मेंटल रिप्रेजेंटेशन। समस्या को हल करने के लिए वर्तमान जानकारी को किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो आपका मानसिक स्वभाव, मानसिक पृष्ठभूमि, मानसिक प्रतिनिधित्व, आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कुछ आप एक्टिव लर्निंग भी कीजिए, कुछ आप दिखाइए कि हाँ हम लोग भी एक्टिवली सुन रहे हैं। इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए, नहीं होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में इसको आंसर पिन कर दिया जाएगा आपके। अब अगला क्वेश्चन क्या है, आफ्टर वॉचिंग अ फुटबॉल मैच बिटवीन टू पैरेलल टीम्स, पर्सन इंस्टेड दैट ही बिफोर हैंड न्यू दैट द पर्टिकुलर टीम विनर टीम वाज गोइंग टू विन। अब वो क्या कह रहा है, दो समांतर जो टीमों के बीच एक फुटबॉल मैच देखने आया एक व्यक्ति है, जोर जोर से कहता है कि मुझे पता है कि कौन सी टीम जीतने वाली है। ठीक है, उसे पहले से पता है कि विशेष टीम विजेता जीतने वाली है, कि मान लीजिए टीम ए और बी में चल रहा है तो उसे पता है टीम बी जीतने वाली है। तो अब ये पहले बताया था ना, ये क्या होता है आपका, आपको पहले ही बताया गया है। ये आपका क्या होता है, हिंडसाइड बायस। हिंडसाइड पश्च दृष्टि पूर्वाग्रह, आपको पीछे ही कराया गया ना कि पश्च दृष्टि पूर्वाग्रह क्या होता है कि व्यक्ति को निर्णय का पहले से ही अनुमान हो जाता है, उसको निर्णय का पहले से ही पता हो जाता है। तो हिंडसाइड बायस इसका आंसर हो जाएगा। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एसोसिएटेड विद, रचनात्मक समस्या को हल करने के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, रचनात्मक समस्या कैसे हल होगी, देखिए एक्टिव लिसनिंग तो होगी नहीं, ये तो आपका कम्युनिकेशन में है। ठीक है, अब ये क्या है, अभिसरण सोच, ग्रुप थिंकिंग, समूह चिंतन और आपकी भिन्न सोच। तो देखिए जब आपकी भिन्न सोच होगी ना, जब आपकी डाइवर्सिव थिंकिंग होगी, तभी आप एक रचनात्मक, आपको बताया था ना कि जब कंपनी में जब आप डाइवर्सिटी लाएंगे, जब आप ऐसा है 5 लोग किसी डिसीजन को ले रहे हैं, 4 उसके फेवर में 1 उसके विरोध में, यदि आप इसको ही नहीं सुनेंगे ना, जब आपकी भिन्न सोच को ही नहीं सुनेंगे तो आप एक क्या नहीं होंगे, रचनात्मक समस्या समाधान तकनीक नहीं अपना पाएंगे। तो इसी से आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भिन्न सोच। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्सनल क्या है, प्रोबेबिलिटीज कॉमनली रेफर टू एस आर। अब क्या कह रहा है, निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभावनाओं को आमतौर पर क्या कहा जाता है, वो कह रहा है सोशल प्रोबेबिलिटीज, एडजस्टेबल प्रोबेबिलिटीज, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज या नॉन फंक्शनल प्रोबेबिलिटीज। अब क्या कहता है, डिसीजन मेकिंग की पर्सनल प्रोबेबिलिटी को क्या कहा जाता है, सोशल प्रोबेबिलिटी, सामाजिक संभावनाएं। अगला देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्सनल, ये तो आपका सेम ही हो गया। आइए अगला देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसीजन मेकिंग शुड बी, निर्णय लेने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सही चुनाव करना, सबसे अच्छा विकल्प बनाना, जोखिम भरा विकल्प, जोखिम भरा तो देखिए लेंगे ही नहीं डिसीजन में, आपको पीछे भी बताया, प्रबलित विकल्प लेना, टू मेक रीइंफोर्स, नहीं ये भी नहीं। तो आपको देखिए इन दोनों में आप फंस रहे होंगे, सही चुनाव करना, सबसे अच्छा विकल्प बनाना, तब बेस्ट चॉइस और करेक्ट। देखिए आपको बताया था ना कि परफेक्ट या सही तो कुछ होता ही नहीं है। एबीसी 3 एग्जाम्पल देके भी आपको बताए थे कि तीनों एग्जाम्पल कैसे आपको किसी कंपनी को, किसी वर्कर को फायर करना है, तो आप कैसे डिसीजन लेंगे, तो आपको बताया था ना परफेक्ट या सही चॉइस तो होगी नहीं, आपको द बेस्ट चॉइस बनानी है। इनमें से कौन सा बेस्ट होगा, 1 महीने इसको बर्खास्त करेंगे या बिना मतलब कि बिना पेमेंट के उसे 1 महीने काम करवाएंगे, या जॉब से ही निकाल देंगे, या फिर कोई तीसरा भी ऑप्शन आप अपना सकते हैं। तो आपको बेस्ट चॉइस चुननी है, यही आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को दिखाएगा। अगला क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द स्किल्स दैट फैसिलिटेट इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन विद द अदर्स। कौन सा उस कौशल की व्याख्या करता है दूसरों के साथ बातचीत और संचार की सुविधा प्रदान करता है। तो ये आपकी क्या होती है, सोशल स्किल्स होती है। जब आपकी सोशल स्किल्स अच्छी होगी तभी आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हो जाएगी, ये आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रभावी समस्या समाधान के लिए इष्टतम कौन सा तरीका नहीं है, विशिष्टता और प्रसंस्करण को संतुलित करना। इंग्लिश में देखते हैं, टू बैलेंस डिसइंस्टिंक्टिवनेस एंड प्रोसेसिंग, टू बैलेंस कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल थिंकिंग,
तो ये आपको पीछे बताया ना कि आपको रूढ़िवादी और मतलब कि प्रोग्रेसिव दोनों विचारों को एक साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आप केवल एक ही विचार, दोनों विचारों को आपको देखना है, दोनों विचारों को तौलना है, फिर एक बार डिसीजन लेना है। तो आपको दोनों विचारों को एक साथ लेके चलना है। तो 20 का आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सम टाइम कंज्यूमिंग इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। पारस्परिक संबंधों में निम्न में से क्या कुछ समय लेने वाला है। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स रिलेशनशिप, तो ये आपको पीछे भी क्वेश्चन कराया था। इसको ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस कहते हैं। ठीक है, लेन देन की प्रक्रिया। मान लीजिए ए और बी दो व्यक्तियों में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आपको बताया था ना कि यहाँ से ये अपना मैसेज भेजेगा, तब यहाँ से ये फीडबैक भेजेगा, तो इसे क्या बोलते हैं, लेन देन की प्रक्रिया। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेसेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई प्रयोज्य किसी प्रयास करता है, यदि कोई प्रयोज्य किसी प्रयास को करता है तो इसे समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने को कहा जाता है। If a subject attempt to solve a problem on the basis of past experience, पास्ट एक्सपीरियंस को आपको पकड़ना है। यहाँ से आपको कराया था ना, पास्ट एक्सपीरियंस क्या होगा आपका, इसको आपको याद रखना होगा। ये आपका मेंटल सेट होगा। ये आपका टर्मिनोलॉजी इसमें छूट गया है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना। देखिए आपको हाईलाइट कर देना है दूसरे हाईलाइटर से। मेंटल सेट को आपको याद रखना है। मेंटल सेट क्या होगा आपका, ये होगा बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको पहले से मेंटल सेट दिखाएगा कि आपका मानसिक विन्यास पहले से ही ऐसा है ना, मतलब दिमाग में पहले से ही उस चीज का आपका निर्णय पहले से ही सेट है, उस आधार पर आप किसी निर्णय को ले रहे हैं। तो एल्गोरिदम एक प्रकार का क्या है, आंतरिक समाधान, स्वतः शोध, व्यवहारिक नियम, साधन साध विश्लेषण। तो आपको ऊपर ही बताया एल्गोरिदम क्या है, मैकेनिकल सॉल्यूशन। निम्न में से क्या समस्या के समाधान हेतु चिंतन का तरीका नहीं है। वो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ थिंकिंग इन ऑर्डर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के आपको कई टेक्निक्स भी बताए थे, जिसमें से देखिए ट्रायल एंड एरर, ह्यूरिस्टिक, एनाग्राम्स भी बताए थे। तो आपका एल्गोरिदम, ये आपको ऊपर भी क्वेश्चन कराया गया, सेम क्वेश्चन है, तो आपका इसका आंसर ए हो जाएगा। एक संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना कहा जाता है। बताया था ना आपको कि एक संभाव्य समाधान तक आपको ट्रायल करना है। ठीक है, आप एरर आएगी उसमें, फिर ट्रायल करना है, फिर एरर आएगी आपकी, फिर ट्रायल करेंगे, फिर एरर आएगी, फिर ट्रायल, फिर एरर, लास्ट में जाके आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जब आप लास्ट ट्रायल करेंगे तब सक्सेस, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर टेक्निक। टेक्निक्स में आपको सारी बताई है, सारी टेक्निक्स। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। लोगों के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, क्या है, स्वतः शोध, ह्यूरिस्टिक, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम्स, प्रयास, ट्रायल एंड एरर, प्रकार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्सडनेस। इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड द पीपल इज द मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के सारे मेथड बताएं। देखिए ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बताए, एल्गोरिदम बताए, ट्रायल एंड एरर बताए, आपको फंक्शनल फिक्सडनेस कुछ नहीं बताए। ये आपकी क्या होती है, ये आपकी बाधा होती है कम्युनिकेशन में, ये आपका बैरियर्स है। ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये आपको तीनों बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान में विभाजित करो और जीतो की रणनीति। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार आपको पूछा गया है, ये 2022 में पूछा है, शायद 2017 या 18 में पूछा है। तो ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, इसको याद रखना है। ये विभाजित करो और जीतो की रणनीति का एक संस्करण है। ठीक, क्या कहता है वो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्जन ऑफ डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटेजीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एनालॉजी आपको बताया, तो एनालॉजी तो देखिए होगा नहीं, मींस एंड एनालिसिस है, ट्रायल एंड एरर बताया आपको, ये भी नहीं होगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो आपको कुछ बताया ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, मींस एंड एनालिसिस क्या होगा, डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटेजीज। तो आपको ये लगभग कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 25 के आसपास आपके क्वेश्चन करा दिए गए आपको 5 साल के, और आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है, पूरा आपको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स बता दिए गए हैं, आपको कम्युनिकेशन पूरा करवा दिया गया है। तो जाइए अच्छे से पीछे की दोनों वीडियोस देखिए, इस वीडियो को अच्छे से रिवीजन करिए, आपका ये पूरा टॉपिक आज समाप्त होता है। यदि आपको और क्वेश्चन इसको सॉल्व करने हैं ना, तो 5 साल के पूरे क्वेश्चन उठाइए, उसके पीछे के क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व करके देखिए। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो, आप हमें टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका आपको आंसर भी दी जाएगा, आपको समझाया भी जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं और आप पीछे की दोनों वीडियोस को और दोनों क्लासों को अच्छे से करिए। आपका ये कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का टॉपिक समाप्त होता है। अब इसके बाद हम 1 या 2 वीडियो में हिंदी को करेंगे और उसके बाद इंग्लिश को करेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश आपके 2 टॉपिक और रह गए हैं, जिससे आपके दोनों से 40 क्वेश्चन आते हैं। इनको जब जल्दी से एक बार रिवाइज करेंगे और फिर पूरा आपका सी सेट यहीं समाप्त हो जाएगा। तो क्लास करने के लिए धन्यवाद।